नमस्ते दोस्तों। और आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। जब भी हम दुनिया की इन सबसे ऊंची चोटियों को देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ये हमेशा से यहीं बिल्कुल ऐसे ही शांत खड़ी हैं। लेकिन सच बताऊं तो इन खामोश पहाड़ों के ठीक नीचे दुनिया की सबसे हिंसक और उथल-पुथल मचा देने वाली भूगर्भीय ताकतें काम कर रही हैं। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? हिमालय का बनना कोई बीती हुई बात नहीं है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो इसी पल हमारे पैरों के बहुत नीचे आज भी जारी है। अब इस पूरे इलाके की विशालता का अंदाजा लगाने के लिए जरा इस बात पर गौर कीजिए। यहाँ 100 से भी ज्यादा ऐसी चोटियां हैं जो समुद्र तल से 7,200 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर हैं। ये वो ऊंचाई है जहां आमतौर पर कमर्शियल हवाई जहाज उड़ान भरते हैं। इतनी ज्यादा ऊंचाई वाली पहाड़ों का एक ही जगह पर होना सच में एक असाधारण भौगोलिक चमत्कार है। और इन्हीं सब के बीच शान से खड़ा है हमारा माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8,848.86 मीटर। ये पहाड़ हमारे ग्रह की लगभग हर दूसरी चीज को एकदम बौना साबित कर देता है। लेकिन एक बहुत ही अजीब और हैरान करने वाला फैक्ट बताऊं, दुनिया की इस सबसे ऊंची चोटी के बिल्कुल शिखर पर समुद्री जीवों के जीवाश्म यानी फॉसिल्स मिलते हैं। है ना कमाल की बात? ये एक ऐसा सुराग है जो इसके बनने की पूरी अविश्वसनीय कहानी बयां करता है। तो भाई सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर हमारी पृथ्वी ने इन विशालकाय स्मारकों को बनाया कैसे? ये कोई रातों रात हुआ जादू नहीं था, बल्कि लाखों सालों तक चलने वाली एक बेहद कॉम्प्लेक्स और ताकतवर प्रक्रिया थी। चलिए इसे समझते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं भारत की उत्तर की ओर हुई इस महाकाव्य यात्रा से। अगर हम समय में पीछे जाएं तो आज हम जिस भारत को जानते हैं वो अपनी मौजूदा जगह पर बिल्कुल नहीं था। करीब 70 मिलियन साल पहले भारतीय जमीन का टुकड़ा एक बहुत बड़े सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना से टूटकर अलग हुआ और समंदर को चीरते हुए तेजी से उत्तर की ओर बढ़ने लगा। जियोलॉजी के हिसाब से देखें तो यह स्पीड सच में कमाल की थी। फिर 60 मिलियन साल पहले यूरेशिया के साथ इसकी टक्कर शुरू हुई और 40 मिलियन साल पहले तक आते आते इन दोनों के बीच का जो महासागर था, नियोथीतस महासागर, वो पूरी तरह से बंद हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि जमीन का इतना बड़ा हिस्सा आखिर खिसका कैसे? इसका सीधा सा जवाब है प्लेट टेक्टोनिक्स। हमारी पृथ्वी की क्रस्ट और उसके नीचे का ऊपरी मैंटल बड़े बड़े टुकड़ों में बटे हुए हैं, जिन्हें हम टेक्टोनिक प्लेटें कहते हैं। ये प्लेटें पृथ्वी के अंदर मौजूद एक गर्म और पिघली हुई परत, जिसे एस्थेनोस्फीयर कहते हैं, उस पर बिल्कुल वैसे ही तैरती हैं जैसे किसी गाढ़े लिक्विड पर बर्फ के टुकड़े तैर रहे हों। अब आते हैं महान महाद्वीपीय टकराव पर, यानी वो पल जब दो विशाल प्लेटें आपस में टकराएं। इस पूरी टक्कर में ना डेंसिटी और उछाल यानी बॉयंसी का रोल सबसे जरूरी है। महासागर के नीचे की जो क्रस्ट होती है वो पतली होती है और भारी बेसाल्ट से बनी होती है, इसलिए वो आसानी से दूसरी प्लेट के नीचे धंस जाती है। लेकिन अपनी भारतीय क्रस्ट बहुत मोटी थी और इसमें हल्का सिलिका भरा हुआ था, जिसके कारण ये बहुत ज्यादा हल्की और उछाल वाली थी। तो नतीजा क्या हुआ? यूरेशिया के नीचे धंसने के बजाय इसने एक बहुत बड़ी दीवार की तरह रुकावट पैदा कर दी। और ये कोई छोटी मोटी टक्कर नहीं थी। महासागर का तल तो यूरेशिया के नीचे गहराई में चला गया, लेकिन अपना हल्का भारतीय महाद्वीप यूरेशिया से पूरी ताकत के साथ जा टकराया। इस जबरदस्त रुकावट ने इतना भयंकर प्रेशर पैदा किया कि चट्टानें बुरी तरह से टूट फूट कर आपस में सिकुड़ने लगीं। चलिए अब देखते हैं कि कैसे क्रस्ट के मुड़ने से नैप्स का निर्माण हुआ। अब देखिए, भारतीय क्रस्ट हल्की थी तो वो नीचे तो धंस नहीं सकती थी। तो इस भयंकर प्रेशर के कारण उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा, ऊपर की तरफ उठना। भारत की जो सबसे ऊपरी परतें थीं वो छिलने लगी और पीछे की ओर मुड़ने लगी। मान लीजिए आप एक कालीन को दीवार की तरफ जोर से खिसका रहे हैं, क्या होगा? उसमें सिलवटें पड़ जाएंगी ना? बिल्कुल ऐसा ही हुआ। ये परतें एक के ऊपर एक चढ़कर चट्टानों की विशाल चादरों की तरह जमा हो गईं और विज्ञान की भाषा में इन मुड़ी हुई विशाल परतों को ही नैप्स कहा जाता है। इस पर मशहूर जियोफिजिसिस्ट पीटर मोलनार की एक बहुत ही सटीक बात मुझे याद आती है। उन्होंने कहा था कि हिमालय का ज्यादातर हिस्सा उन चट्टानों के टुकड़े हैं जो कभी भारत की क्रस्ट का ऊपरी भाग हुआ करते थे। जरा सोचिए, दुनिया के जिन सबसे ऊंचे पहाड़ों को देखने के लिए लोग तरसते हैं, वो असल में हमारी भारत की जमीन की ही छिलकर मुड़ी हुई पुरानी छत हैं। खैर, कहानी यहां खत्म नहीं होती। इसी दौरान भारतीय प्लेट का एक कठोर हिस्सा यूरेशिया के पहले से मौजूद पुराने ज्वालामुखी पहाड़ों को लगातार धक्का दे रहा था। इस लगातार और जबरदस्त दबाव के कारण जमीन आगे बढ़ने के बजाय सिकुड़ती चली गई। क्रस्ट एकदम हिंसक तरीके से दबती गई, परतें एक के ऊपर एक चढ़ती गई और जमीन की मोटाई बहुत ज्यादा बढ़ती गई। इस टकराव का जो रिजल्ट निकला वो सच में बहुत ही शानदार था।
आगे की तरफ जो पड़ते मुड़ी यानी हमारे नैप्स, उन्होंने तो हिमालय की ऊंची चोटियां बना दी, लेकिन उनके ठीक पीछे वाली यूरेशियन क्रस्ट भारी दबाव की वजह से बहुत मोटी हो गई। ये मोटी क्रस्ट नीचे मेंटल की तरफ से आने वाले गुरुत्वाकर्षण और उछाल के बीच एक परफेक्ट बैलेंस में आ गई, जिसे आइसोस्टैटिक संतुलन कहते हैं। और इसी बैलेंस ने जन्म दिया दुनिया के सबसे ऊंचे और विशाल तिब्बती पठार को। और अब बात करते हैं एक ऐसे पर्वत की जो आज भी जिंदा है और लगातार बढ़ रहा है। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये जो प्रलयंकारी टकराव है, ये सिर्फ इतिहास के पन्नों में दर्ज कोई घटना नहीं है, ये आज भी चल रहा है। हमारी भारतीय प्लेट आज भी 67 मिलीमीटर प्रति वर्ष की स्पीड से एशिया की ओर बढ़ रही है। ये स्पीड लगभग उतनी ही है जितनी तेजी से हमारे नाखून बढ़ते हैं। और इस लगातार टक्कर का नतीजा ये है कि हिमालय हर साल लगभग 5 मिलीमीटर ऊंचा हो रहा है। पहाड़ों का ये लगातार बढ़ना ही इस पूरे इलाके को भूकंप के लिहाज से इतना एक्टिव बनाता है, जिससे कभी-कभी हमें विनाशकारी झटके भी महसूस होते हैं। अगर हम इस पर्वत श्रृंखला के बिल्कुल पश्चिमी छोर पर मौजूद नंगा पर्वत और पूर्वी छोर के नमचे बरवा को देखें, तो वहां जमीन और भी ज्यादा तेजी से ऊपर उठ रही है, लगभग 7 मिलीमीटर हर साल। इन किनारों पर जमीन में इतनी भयंकर उथल-पुथल मची है कि इलाके का रूप ही बदल गया है। इस जबरदस्त उठाव ने सिंधु और ब्रह्मपुत्र जैसी शक्तिशाली और विशाल नदियों को भी इन पहाड़ों के चारों ओर अपना रास्ता पूरी तरह से मोड़ने के लिए मजबूर कर दिया है। तो दोस्तों, ये जानकर कि पृथ्वी का ये टेक्टोनिक इंजन आज भी पूरी स्पीड से भाग रहा है, हमारे सामने भविष्य का एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। जरा सोचिए, आज से 1 करोड़ साल बाद ये नज़ारा कैसा दिखेगा, जब भारतीय प्लेट एशिया के अंदर 1500 किलोमीटर और आगे तक घुस चुकी होगी। भूविज्ञान की अद्भुत और कभी न रुकने वाली कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारा जीवन काल भले ही छोटा हो, लेकिन हमारी पृथ्वी सच में एक जीवंत, सांस लेती हुई और खुद को हमेशा नया आकार देती हुई एक खूबसूरत संरचना है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।